नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश के कई बड़े मुस्लिम संगठन दिल्ली में वक्फ बचाओ आंदोलन के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अभियान चला रहा है। वक्फ बचाओ अभियान के नाम से चल रहे इस आंदोलन का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, जो 7 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। यानी ये अभियान कुल 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। AIMPLB के नेताओं ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिकता का एजेंडा चलाने और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। AIMPLB का मानना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे वो इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। बोर्ड के मुताबिक आंदोलन तब तक चलेगा जब तक विधेयक पूरी तरह निरस्त नहीं हो जाता है। इसे वक्फ बचाओ संविधान बचाओ अभियान का नाम दिया गया है, क्योंकि बोर्ड इसे संवैधानिक अधिकारों से जोड़ता है। उधर बीजेपी भी वक्फ संशोधन कानून को लेकर संवेदनशील है। बीजेपी लोगों को इस कानून के पक्ष में करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसे अब वो और तेज करना चाहती है। दिल्ली में भी बीजेपी 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जागरूकता अभियान चला रही। इस अभियान के तहत हर मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर से एक प्रवक्ता शामिल होकर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी देंगे। इस अभियान का उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और परिवार तक वक्फ से जुड़े सच्चे तथ्य और सरकार के प्रयास पहुंचाए जाएं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करने नहीं, बल्कि और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस संशोधन बिल के जरिए देश भर में वक्फ संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने और उन्हें सही लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये कदम गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद मुसलमानों के हित में है। उन्होंने कहा कि अल्लाह जब समाज का भला चाहता है तो वो किसी नेक बंदे को भेजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही नेक बंदे हैं जो देश के मुसलमानों को बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में मुद्दे की बात में सवाल यह है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान 2 भागों में बटे हुए हैं? क्या बीजेपी की जागरूकता अभियान का कोई असर हो रहा है? क्या वक्फ कानून का विरोध कर रहे लोगों को भड़काया जा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले ही आंदोलन चला रहे हैं? क्या सरकार वक्फ संशोधन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत जवाब पेश कर पाएगी? ये तमाम अहम सवाल, जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता इकबाल अहमद साहब वो जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक पांडे जी वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल इकबाल साहब आपका और आलोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इकबाल साहब, वक्फ कानून का विरोध करते हुए कांग्रेस बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन क्या कांग्रेस बता सकती है कि वक्फ की विशाल संपत्ति का फायदा, सही मायने में फायदा, गरीब मुसलमानों को कितना हुआ? चूंकि एक लंबे वक्त तक आपने देश में राज किया है। नहीं, राज किया है, हमने सेवा करने की कोशिश की और सेवा किया भी। हमने लोगों, मजलूमों और गरीबों की सेवा करने की कोशिश की। आज जो बीजेपी ने वक्फ बोर्ड का संशोधन नहीं किया, संविधान के एक्ट को तोड़ने की कोशिश की, तो जब संविधान को ही तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उस पर आवाज हमेशा कांग्रेस उठाती रहेगी, चाहे वक्फ पे हो, चाहे किसान पे हो, चाहे किसी मजलूम पर हो। तो आपने देखा होगा जब किसान की बिल आई थी और अमेंड किया गया था, तो काले कानून को खत्म करने में कांग्रेस ने बहुत आगे रोल लगा दिया था और वो उनको वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया गया है, उसमें भी आप देखिए 25 और 20 एक्ट का जो मसला आया है, उसमें यही कहा जाता है कि आप ऐसा एक्ट मत लाओ जिससे लोगों को परेशानियां हो। तो ये सिर्फ नफरत पैदा करने के लिए किया गया है संशोधन, ना कि देश जोड़ने की बात की जा रही है। अरे आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड का संशोधन या एक्ट बदल दिया गया है
जो पास कराया गया है उससे किसको फायदा हो रहा है, फायदा मैं मुझे गिनाना चाहता हूं। और मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हमने, गरीब मुसलमानों के लिए हमने किया है, जो पंचर बनाते, पंचर कहां बनाते हैं? आखिर एपीजे अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति बने, पूरे दुनिया में उन्होंने नाम किया, तो वो पंचर बना रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके की बात ना करो कि आप लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, आप नफरत मत पैदा करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आलोक जी, वक्फ संशोधन बिल, लगता नहीं आपको कि इस पर जो सियासत हो रही है वो बीजेपी वर्सेज मुस्लिम सियासत हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस एलिट मुस्लिम है जो वक्त की संपत्तियों पर कब्जा किए बैठते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में किसी एक वर्ग को किसी एक जमीन पर जो कि गरीब मजलूमों के लिए दान दी गई थी, उस पर एक एलिट लोग, ऐसा हिंदुओं में जैसे ब्राह्मणों को कहा जाता है, मुसलमानों में ऐसा तो कहा जाता है। 15-85 मुसलमानों में भी तो है, 15% लोग 85% की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। लाखों एकड़ जमीन, उससे आय कितनी हो रही है? भगवान राम के मंदिर को बनाने कितने दिन हुए? 326 करोड़ के आसपास टैक्स दिए हैं जीएसटी मिलाकर। लेकिन वक्त की संपत्तियों से कितना जीएसटी मिलता है? कितने बार 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटल मुतवल्ली ने दे दिए बड़ी दामों पर। तो क्या मतलब धार्मिक आधार पर जो भी जमीनें दी गई है उसका प्रस्तुत से गार्जियन को संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है ना, वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी। तो उसको जिस तरह से ये उसके संशोधन का जो विरोध कर रहे हैं वो ये अफराद लोगों का जो सत्ता में अपनी पकड़ रखते हैं, जो मुस्लिम लोगों की ठेकेदारी की बात करते हैं, वो उसका समर्थन कर रहे हैं। वरना कौन सा संवैधानिक संशोधन किया जाएगा जो संसद से हो और गैर संवैधानिक हो? अरे सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल ही रहा है, तो सड़कों पर बंगाल में जो हिंसा हुई, हिंदुओं के साथ पलायन हुआ वक्फ बोर्ड के नाम पर, का जम्मू कश्मीर कर दिया गया मुर्शिदाबाद में, वो सही है? कौन सही कहेगा उसे? तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो वक्त बचाओ संविधान बचाओ, ये नारा, ये भारत के संविधान का अपमान है, ये BR अम्बेडकर का अपमान है, ये पार्लियामेंट का अपमान है। जब पार्लियामेंट कोई संशोधन करती है तो माना जाता है कि देश की इच्छा। और दूसरा, मुसलमान के लिए जो वक्त संशोधन आया है वो पूरे भारत की जन्नत की बात मानी जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर इमरान अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। इमरान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इमरान साहब, क्या वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है? क्योंकि जो जागरूकता अभियान चलाने की बात आपकी तरफ से की जा रही है, उससे लगता है कि आपको ये महसूस हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल देश के मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी तक जितने भी हमारी सरकार ने काम किए हैं वो सबका साथ सबका विकास को लेकर किए हैं, और ये भी जो वक्त पर बिल आया है ये भी सबका साथ सबका विकास के नजरिए से। लेकिन विपक्ष ने तो एक रीत बना ली है, अगर हम किसी भी सत्य बात को रखते हैं तो भी वो उसमें ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अभी सपोज कीजिए हमारी सरकार ये कहे, बिल्कुल सत्य बात बताऊंगा आपसे, कि सूरज पूरब में निकलता है, लेकिन विपक्ष को वो बात भी हजम नहीं होगी। हाँ, मैं इतना कहूंगा, हमारे भाइयों में शिक्षा की कमी है, इसीलिए हमें उनके बीच में जाना है और वक्त बिल के जो फायदे हैं उन्हें हम सबको बताएंगे और इंशाल्लाह सभी का मत हमारे समर्थन में हो। जी ठीक है। इकबाल साहब, जब भी अल्पसंख्यक वर्ग पर कभी भी इस तरीके की कोई स्थिति आती है, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से लोगों ने पलायन किया, लेकिन अगर ये उल्टा होता और अल्पसंख्यकों को पलायन करना पड़ता, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते, तो कांग्रेस एकजुट होकर, पूरे देश की कांग्रेस तरह तरह की बातें करती कि मॉब लिंचिंग हो रही है, देश में हालात खराब हैं, देश में माहौल खराब है। मुर्शिदाबाद को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ? अभी देश में एक राज्य है जिसका नाम है मणिपुर।
मुख्यमंत्री या हम वहां के पश्चिम बंगाल की बात कर लें, फिर मणिपुर आप बताइएगा। मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं जी। मणिपुर, पूरा मणिपुर जल रहा है, अभी भी जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर का मां नहीं बोल पा रहे हैं। सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यह है कि वहां महिलाओं को नग्न टहलाया जा रहा है, तमाम कत्लेआम हो रहा है, तमाम गोलियां चल रही हैं, लोग वहां पलायन कर रहे हैं। और डिबेट किस पर हो रही है? मुर्शिदाबाद पे। बीजेपी किस पर बात कर रही है? मुर्शिदाबाद पे। एक राज्य पूरा चल रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूरा देश देख रहा है इस बात को कि वहां पूरा प्री प्लान मुर्शिदाबाद में काम किया गया है, क्योंकि हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी वहां सरकार बनाने के लिए हर तरह कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर इसकी हालत बड़ी पस्ता है। इतनी पस्त हो चुकी है बीजेपी की हालत बंगाल में कि उनको एक ही हथकंडा है, मुसलमान हिंदू इतनी नफरत पैदा कर दो कि हम कैसे भी उसको अलग कर सके। लेकिन देश इस बार समझ चुका है, जान चुका है, इसीलिए 240 सीटें दी है 303 के बाद कि देश में नफरत नहीं चलेगी। अभी राहुल जी ने ये बात जाके अमेरिका में कही है ना कि किस तरीके से बेईमानी की जाती है, वोटों की चोरी की जाती है, कैसे परसेंटेज बढ़ाया जाता है। आप देखिएगा इस बार का चुनाव बीजेपी के खिलाफ होगा, रोजगार के खिलाफ होगा। लोगों को रोजगार चाहिए, ये लोगों को भटकाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी नौजवानों को, वो नौकरी तो दे नहीं सके, तो अब क्या करें? वक्फ बोर्ड ले आओ, 3 तलाक ले आओ, इस तरीके का प्रोपगंडा फैला के बिल पास कराने की कोशिश करते हैं। देश उसी में उलझा रहता है और कोई बात नहीं करता कि नौजवान कुछ मांग सके। इकबाल भाई 370 भूल गए आप, 370 का जिक्र नहीं किया आपने। 3 तलाक और वक्फ संशोधन ही याद रहा आपको, 3 तलाक के साथ साथ 370 का भी तो जिक्र कर लीजिए। मैं ठीक है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। 370 भी हटा दिया, चलिए इन्होंने। हम कहते हैं कि देश में इससे क्या फायदा हुआ? क्या लोग इससे नौकरी पा गए? क्या महंगाई कम हो गई? क्या देश की तरक्की और ज्यादा हो गई? ठीक है इकबाल भाई, ठीक है। आलोक जी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। मुझे लगता है इकबाल भाई आपके पास आऊंगा। आलोक जी से एक सवाल लेता हूं। आलोक जी, 370, 3 तलाक, वक्फ संशोधन बिल और यूसीसी और सीए, 2 चीजें और भी जोड़ देता हूं मैं उसमें। ये क्या ऐसा क्यों प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये जो बीजेपी कर रही है वो मुस्लिम विरोध में कर रही है? ऐसा लगता है क्या? ये निष्पक्ष राय रखिएगा इस पे। जब भी कोई सोशल रिफॉर्म होता है तो निश्चित बात है उसमें जो लोग सोशल रिफॉर्म का विरोध करते हैं उनको बात गलत लगती है। जैसे बाल विवाह का विरोध हुआ सनातन में, जब बाल विवाह नियम खत्म आया, उसको रोकथाम अधिनियम आया, सती प्रथा का विरोध हुआ सनातन में। हुआ जब प्रयास किया गया कि सती प्रथा को खत्म कर दिया जाए, उसका भी विरोध सोशल रिफॉर्म था। तो पुनर्जागरण रेनेसां हिंदुइज्म में बहुत पहले आ गया था और अंग्रेजों के समय से चला। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस्लाम धर्म में जो सामाजिक बुराइयां आई, उसमें इंस्टेंट तलाक था, हलाल था, वो सारी चीजें आई, उसको रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। सनातन पर रिफॉर्म जरूरी है, इस्लाम पर रिफॉर्म, इस्लाम का पता नहीं, इस्लाम को डिस्टर्ब करना है, उनके धार्मिक मान्यताओं पर विरोध करना, ये नहीं चलेगा। इस देश में सारे सोशल रिफॉर्म होंगे, वो चाहे मुसलमानों के हो और चाहे हिंदुओं के हो। तो सोशल रिफॉर्म भी वैसे ही जरूरी है जैसे रोजगार। मैं इसलिए बार बार मुझे मुस्कुराहट आती है कि जब भी कभी इस सेकेंड मेजोरिटी के अंदर उस सोसाइटी में कोई रिफॉर्म की बात आती है तो रोजगार की बात कर दी जाती है। कांग्रेस 50 साल तक शासन में रही, उसने केवल रोजगार की बात क्यों की नहीं की? वो सारे रिफॉर्म कर रही थी, उसने क्यों रिफॉर्म किए? उसने, जवाहरलाल नेहरू ने हजारों साल पुरानी हिंदू सिविलाइजेशन के जो सिविल लॉ है वो क्यों खत्म कर दिया 1954-56 में? नहीं, उसे कोई जवाब कोई नहीं देगा। हमारा सिविल लॉ आपने खत्म कर दिया सोशल रिफॉर्म के नाम पर। इसलिए कोई भी समाज, अगर किसी समाज में महिलाओं का शोषण है, बच्चों का शोषण है, उनका कोई आर्थिक करप्शन कर रहा है, तो उसमें रिफॉर्म करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं हट सकती और विपक्ष को भी नहीं हटना चाहिए कि जब भी कोई सोशल रिफॉर्म होता है तो बेरोजगारी, महंगाई पर आकर रुकते हैं। ये बात डुअल कैरेक्टर है,
बिल्कुल मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा। सोशल रिफॉर्म हर वर्ग में, हर समाज में होने चाहिए, और भारत की सरकार ने वो किया है। 370 से लाभ जो कह रहे क्या हुआ? टेररिज्म कम नहीं हुआ 370 से जम्मू कश्मीर में? टेररिज्म कम हो गया, भारत का झंडा प्रॉपर लहराने लगा, भारत का झंडा अब जलता नहीं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हम जाके ट्रेवल कर सकते हैं, राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बर्फ खेल सकते हैं। ये 370 का लाभ है, ये मैं कांग्रेस को बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर इमरान, AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा उनका ये आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से MSP और तमाम सारी मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखा था और फिर वो मांगें वापस ली गई सरकार की तरफ से, उसी तरीके से ये AIMPLB ने कहा है। देखिए, विरोध करने का काम है उनका, वो करेंगे, लेकिन हमारा काम है सच्ची बात बताना। देखिए, अभी यूपी की बात की जाए, क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड में मेंबर हूं उत्तर प्रदेश सरकार में, अभी थोड़ी सी बात मैं आपको मदरसों को लेके बताऊं। हमारे बोर्ड के गठन से पहले 25,500 मदरसा बोर्ड रजिस्टर्ड। हमने कहा कि भाई जो जो मदरसे हमारे बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं वो अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना हमने शुरू किया तो मदरसे रह गए 16,500 मदरसे बाकी रह गए रजिस्ट्रेशन कराने वाले। तो उसमें 9,500 मदरसे कैसे हुए? 25,500 थे उससे पहले, 16,500 बचे, तो 9,500 मदरसे वो क्या थे? करप्ट मदरसे थे, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा पाते? और वही वक्फ बिल का मामला है। अब इनका रख रखाव सही तरीके से होगा, सब कुछ नजर में होगा, डिजिटलाइजेशन होगा। अब ये जो इसके मुतवल्ली बने हुए हैं पहले से, उनको दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकार का बीच लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति भी उस तक योजना का लाभ पहुंचे, ये हमारी सरकार की सोच है और हम ऐसा कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जो इन देश कीमती जमीनों के मुतवल्ली गरीब परिवारों में से भी बनेंगे। जी ठीक है। इकबाल भाई, बीजेपी का यह हमेशा आपके ऊपर आरोप रहता है कि आपने अल्पसंख्यकों को धार्मिक फंदों में फंसाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका, उन्हें आधुनिक शिक्षा से रोका, आधुनिक शिक्षा नहीं देने दी, विकास से रोका। और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं ये बात कि पंचर वाली बात आपने अभी खुद जिक्र किया ही है। तो ये एलिगेशन आपके ऊपर है, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त तक देश में आपने राज किया है। राज्य नहीं किया, सेवा की। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने राज्य नहीं किया, राज तो अब बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से उसके 5 स्टार कार्यालय हर जिले में बन रहे हैं, राज तो वो कर रही है, ठीक है। और राज करा रहे हैं 5-7 उद्योगपतियों को जो देश को लूटने में लगे हैं। आप बताइए, बीजेपी के सांसद ने उच्च न्यायालय के जज साहब को किस तरीके से भद्दी तोहमत लगाई उनके ऊपर, जो उनके ऊपर उंगली उठाई है। कभी आज तक तो इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर उंगली उठाई है क्या किसी ने? लेकिन बीजेपी के सांसद ने इतने बड़े एलिगेशन लगा रखा है, उनको तो आज सस्पेंड कर देना चाहिए, उनकी संसदीय छीन देनी चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। संविधान रहेगा तो देश में खुशहाली रहेगी। ये लोग संविधान को तोड़ना चाहते हैं और कांग्रेस संविधान को बचाना चाहती है। आज राहुल गांधी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक खूबसूरत संविधान लिख के दिया है ना, उस देश में जो सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो गांधी यही चाहते हैं, इसमें एक ऐसा बागीचा हो जिसमें सारे हो। और बीजेपी करती है उस की कोशिश करती है कि जो नफरत का काटा लो, लोगों को धंसना शुरू हो जाए, और चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। लेकिन मुसलमान के नाम पर कांटा लगाया जाता है, तो वो संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये नफरत नहीं चलेगी, एकदम नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। बिल्कुल इनको हरा के ठीक है, ठीक है। आलोक जी बार बार कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आप। जी आलोक जी, जल्दी बात खत्म करिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, लेकिन यही की कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, संभवतः 30 था,
जिसने कहा था कि भारत का प्रेसिडेंट, भारत का प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं दे सकता, कोई केस नहीं कर सकता। ये कांग्रेस कर चुकी है। यहाँ ओरल तो किसी बात को कहना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मैंने एग्जाम्पल दिए, इनके ऊपर निबंधन नहीं कर सकते। इस देश में आपातकाल कांग्रेस को लगाया, इस देश का तो तथाकथित आगरा में तलवारें नहीं लहराते, आप तलवार की धार पे संविधान चलाना चाहते हैं, देश चलाना चाहते हैं तलवार की धार पर। ऐसा नहीं होने वाला है। संविधान चलेगा, बाबा साहब के संविधान लिखे हुए संविधान से चलेगा। संविधान की दिल्ली में क्या किया था? जी जी ठीक है, 1984। ठीक है, ठीक है। आपके चिल्लाने से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। डॉक्टर इमरान, आप लोगों पर हमेशा एक ही आरोप लगता है कि आप लोग धार्मिक उन्माद फैलाकर देश की जनता को जो मूलभूत मुद्दे हैं उससे दूर ले जाते हैं। ये सभी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से आप पर ये एलिगेशन होता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और इस बात का सबूत पूरी दुनिया दे रही है। लेकिन हम अपने विपक्षियों को नहीं समझा पा रहे हैं। पता नहीं इनको ये हमारी सफलताएं क्यों हजम नहीं हो रही। अब ये तो हमें मोदी जी सुनिए, मरेंगे तो कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। मोदी जी वो करने जा रहे हैं, कब्रिस्तानें छिन जाएंगी। ऐसा नहीं है, रखिएगा। यही तो आप जैसे लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं इस बिल का। दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं, यही करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं। हम तो वो देश के नागरिक हैं कि 5 वक्त इस जमीन को चूमते हैं, 5 वक्त। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर इमरान अपनी बात खत्म करिए। डॉक्टर इमरान आप अपनी बात खत्म करिए, फिर इकबाल साहब से भी एक सवाल ले लूंगा जल्दी। जी, इसी जमीन की देखिए, अब 8 लाख एकड़ जमीन लगभग है वक्त के पास, 20,000 मामले लगे हैं। ये क्या हो रहा है? बेंगलुरु में बीच शहर में एक वक्त की जमीन अपने मिली भगत से 12,000 रुपए के किराए पर दे दी जाती है और उस पर 5 स्टार होटल बना दिया जाता है। ये सब पर्दे के पीछे की सेटिंग रही है इन लोगों की आज तक। कागज तो तैयार हो गए, लेकिन दोनों आपस में पार्टनर हो गए। जमीनें देना चाहते हैं, अब आप वक्त की जमीनें देना चाहते हैं सब उद्योगपतियों को। इकबाल साहब इसके पीछे क्या तर्क है? जो आपने बात कही कि मरने पर कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिलेगी, हालांकि इस तरीके के शब्द नहीं बोले जाने चाहिए थे आपकी तरफ से, आप बहुत सीजेंट और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है? ऐसा क्या कर रही बीजेपी, ऐसा क्या कर रही केंद्र सरकार, ऐसा क्या कर रही बीजेपी की लोग कि मरने के बाद कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी? अरे भाई ये बताइए, आप जब वक्त अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उस हिसाब से जो कब्रिस्तानें बनी हुई हैं, जब वहां पे उद्योगपति इंडस्ट्री बना देंगे तो हम कहां जाएंगे? तो ये सारी चीजें कहां से आपको पता चल गई कि वहां पर इंडस्ट्री बन रही कब्रिस्तान में? अरे भाई यही तो प्लानिंग होती है। डॉक्टर इमरान इसका जवाब आप ही संक्षिप्त में दे दीजिए। डॉक्टर इमरान आप संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए इसका। भाई इकबाल साहब के पास कुछ मिला होगा, इनको पता चला होगा कि किसी कब्रिस्तान में कोई इंडस्ट्री बन रही, तो मुझे लगता है कि आप ही जवाब दे दीजिए इसका। मैं तो इतना कहूंगा, इकबाल जी जैसे सज्जन पुरुष हमारे बिल का दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए लोगों को गलतफहमी हो रही है। वो गलतफहमी हम सभी की बहुत जल्दी दूर कर देंगे। ठीक है, ठीक। आलोक जी आपकी भी एक टिप्पणी इस पर। पानी का पानी समय के साथ हो जाएगा, समय बहुत बलवान होता है। तो जो भी दुष्प्रचार है या अगर विपक्ष सही कह रहा तो भी समय के साथ से हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम मुसलमानों को वो बात बताओ जो सत्य है। किस तरह से कभी सटायर मार देने से काम नहीं चलता। इससे उन लोगों के अंदर जो थोड़ा सा भी डरे हुए हैं उनके अंदर भय और व्याप्त होता है और भय की राजनीति से राष्ट्र का नुकसान होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ठीक है, ठीक। इकबाल भाई मुझको वही फैसला मिलेगा जो सच्चाई होगी, जो संविधान में लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। इकबाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर इमरान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ के समर्थन
और विरोध के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार को यह साबित करना होगा कि वक्फ अधिनियम के प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का उल्लंघन नहीं करते हैं। साथ ही बीजेपी को यह भी बताना होगा कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। मुद्दे की बात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।